हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में आप बहुत सारी मौज मस्तियाँ कर रहे हैं और मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी अपनी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। ठीक है, उसी ज़ोरों शोरों की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आज आप अपने क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए, अकाउंट और एडवांस अकाउंट? चलो जी, अकाउंट्स का सिलेबस तो मुझे लगता है बेसिकली आप है ना कुछ हद तक कवर कर चुके हैं, तो इसीलिए टुडे वी आर हेयर फॉर द क्लासेस ऑफ एडवांस अकाउंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा ना सही थोड़ा मोटा आपने अपने अकाउंट के क्लासेस को मिस जरूर किया होगा। ठीक है, तो चलो जी, अब विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम सर आप अपने ना कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर अगर हम बात करते हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन पता नहीं मुझे कि इससे पहले आपको कोई लेक्चर मिले हैं या नहीं मिले हैं, रिकॉर्डेड तो जरूर हैं, लेकिन चलो अगर आप खाली और खाली ऑफलाइन की भी बात कर रहे हैं ना, तो हम 3 चैप्टर अपने कवर कर चुके थे। आई गेस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, बायबैक शायद कवर नहीं किया था, ईसोप वाला चैप्टर अपने कवर कर लिया था। ठीक है, तो सर आज हम कौन से चैप्टर को स्टार्ट करें? चैप्टर हमारे पास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज बीइंग स्टूडेंट ऑफ अकाउंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना ये कभी भी हमारा जो पीछा है ना वो छोड़ने नहीं वाली है। जब हम +1 में थे तब से ये चैप्टर आना स्टार्ट हो गया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, वो एक अलग बात है कि सर वहां पर एक सोल प्रोपराइटर था, एक सोल ट्रेडर बंदा था और हम केवल और केवल उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते थे। छोटा सा ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया, बैलेंस शीट बनाई, कुछ एडजस्टमेंट थी। आज तो कहने में बात छोटी सी लग रही है, लेकिन जब हम +1 में थे, तुम अपनी +1 में थे, तब वो चैप्टर भी कहीं ना हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फील होता था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट का जो एंडिंग पॉइंट होता है ना, बेसिकली हम ये मानते हैं कि एंडिंग पॉइंट वही है, वहां से एक नया सर्कल स्टार्ट हो जाते हैं कि सर नए साल की अपनी जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो सर वही चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। +1 में थे तो सोलो प्रोपराइटर का बनाया, कल को ग्रुप 1 की अकाउंटिंग में हमने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, कल को ग्रुप अकाउंटिंग में अपने ग्रुप अकाउंट 1 की अकाउंटिंग में अपने क्या किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अपने कवर किया। तो अभी किस चीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर? कंपनी का हम कवर कर चुके हैं, पार्टनरशिप का बेसिकली हम कवर कर चुके हैं एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे, और सोल प्रोपराइटर का हम +1 में कवर कर चुके हैं। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ की है? अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे पास ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंक भी एक कंपनी है, बैंक भी एक कंपनी है। वो एक अलग बात है कि सर इसके ऊपर जो प्रोविजन है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के नहीं बल्कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल्स होते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम देके सजेस्ट करें क्या, बैंकिंग कंपनी क्या है? बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी ऑन स्लाइट नोट आप इसको देखने की ट्राई करेंगे कि क्या बैंकिंग कंपनीज हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी काम वही सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही वर्ड अपने सामने आते हैं ना, अपने को लगता होगा कि सर वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है, और उसके बाद क्या बनानी है अपने, उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो सर बात तो वैसी ही है, बात तो वैसी ही है कि हमें कहीं ना कहीं बनाना तो क्या है, कंक्लूड करके देना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर बैंक। करना क्या है सर, वही काम जो बहुत पुराने हैं हमारे लिए, लेकिन होगा क्या सर, हर एक टाइप का ना एक नेचर ऑफ बिजनेस है। जब बैंक का नेचर ऑफ बिजनेस बेसिकली क्या होगा, लोगों का पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करना और उसी पैसे को आगे लेंड कर देना बोरोवर्स को। ठीक है, जो भी बैंक का नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो नेचर ऑफ बिजनेस है ना वो थोड़ा सा अलग है। जनरली क्या हो रहा था, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूं तो मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, देन उससे फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं, होलसेलर को सेल कर दिया। अगर मैं रिटेलर हूं तो मैं सीधा सा ही क्या करता हूं, किसी भी मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से अपना सामान परचेज करता हूं, देन उसको क्या कर देता हूं, सेल कर देता हूं। तो सर अकाउंटिंग निकालना ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है भी। ठीक है सर, परचेज बताया जाएगा, सेल्स बताया जाएगा, वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस बताए जाएंगे, और सर हम उनको ना एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे और हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। लेकिन दिस टाइम अराउंड जो नेचर ऑफ बिजनेस है ना वो स्लाइटली डिफरेंट है। वो स्लाइटली क्या है, डिफरेंट। बहुत सारे पैसे मुझे एक्सेप्ट करने हैं इन द फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट। तो सर पता होना चाहिए ना कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट। और कल को
कल को फिर क्या वही पैसा सर मुझे वेरियस फॉर्म्स में आगे लोगों को क्या देना है, उधार भी देना है, और बीच में स्प्रेड बोले तो मार्जिन, एक लेने का रेट और एक देने का रेट, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा विल बी कॉल्ड एज स्प्रेड, और उस स्प्रेड से मुझे क्या कमाना है सर, मार्जिन कमाना है। तो अब हमें करना क्या है सर, इस नेचर ऑफ बिजनेस को पहले समझना पड़ेगा, ताकि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एज बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें क्या करना होगा सर, हो सकता है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी भी पड़ जाए, हो सकता है क्या कि अपने को बैंक ऑडिट का काम मिल जाए, ठीक है ना। अब बैंक ऑडिट किस चीज की ऑडिट करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आपको क्या लगता है कि जब तक मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं जानता हूं तो क्या मैं उसको चेक करना जान सकता हूं क्या, नहीं सर, पहले चीज आपको बनानी तो आनी चाहिए ना। अगर आपको बनानी आती है तो फिर आप ना इजीली से चेक कर सकते हैं कि सर इसमें क्या मिस्टेक है, सामने वाले बंदे ने क्या चीज को कंप्लाई नहीं किया है। तो उसी पर्पज को ध्यान में रखे हुए कि कल को आपका फ्यूचर का जो काम है ना, वो बैंक बेसिकली वैसे भी किसी देश के ना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना। अभी आप देखें लॉकडाउन का पोजीशन है, हो सकता है सारी चीजें कंप्लीटली बंद हो गई हो, लेकिन आप एक देश के बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखें सर, वो कंटिन्यूअसली ऑन रहता है, ठीक है। हो सकता है टाइमिंग थोड़ा सा कम कर दिया हो बैंकिंग का, लेकिन सर बैंक ना बंद नहीं हो सकता, बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसी देश का जिस दिन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा ना, हमारी कंट्री बेसिकली रुक जाएगी उस दिन। तो इसीलिए एक हमारी इकोनॉमी में बैंकिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है उसका, और उसी रोल को प्रॉपर समझने के लिए ये चैप्टर आपके सीए इंटर के एडवांस काउंट में कवर किया गया है, कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। क्या होगा सर इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बेसिकली आपको सिखाया जाएगा हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक। कुछ ऐसी टर्म्स आपको समझाने की ट्राई की होगी जो बेसिकली हम कॉमन लाइफ में सुनते नहीं है, या अगर सुना होगा तो हम ना उनको प्रॉपरली उतना समझ नहीं पाते हैं। उन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को बनाया गया है, ताकि आफ्टर कंप्लीटिंग आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुली हमें सर कल को दिक्कत ना हो प्रैक्टिकल लाइफ में कोप करने के लिए। तो चैप्टर को अगर मैं रैंक प्रोवाइड करूं तो आई कैन से वेरी वेरी इजी। ये वेरी आपको पता ही है क्या कि आप चाहें तो इसमें 2-4 वेरी और भी लगा देते ना, तो भी बात गलत नहीं हो जाती साहब, तो भी बात बिल्कुल ओके थी सर। भाई आसान है तो आसान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक सर चैप्टर की, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं कि सर चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी की स्पेलिंग आप देख लें क्या, चलो अपनी स्पेलिंग ये लेंथी की बिल्कुल ठीक है, आपको पता ही है। स्ट्रेंथ जो है ना, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी लाई होने वाला है, ठीक है। वेटेज की बात और कर ले सर, वेटेज की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, वेटेज सर इस चैप्टर का मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 नंबर का हमारे लिए सर क्वेश्चन होने वाला है। तो आप एक बात समझे सर, 8 से 12 एक चैप्टर को करने के बाद भी मैं अपने 1/4 पासिंग मार्क्स की तरफ जा सकता हूं, मैं अपने 1/4 पासिंग मार्क्स की तरफ जा सकता हूं। तो इसीलिए सर चैप्टर को ना थोड़ा सा ध्यान से मुझे समझना पड़ेगा। अगर बात है आसान तो देखो लेंथी है, तो जो डिफिकल्ट पोर्शन है ना, लेंथी वाला डिफिकल्ट पोर्शन है जो भी है, कि देखो डिफिकल्टी बनाने के लिए क्या यूज किया गया है, डिफिकल्टी बनाने के लिए यूज किया गया है आपके पास लेंथ, कि स्टूडेंट को लेंथ दे दो, और हम में से ना आधे से ज्यादा जन लेंथ देख के ना क्वेश्चन को मुश्किल कंसीडर करते हैं कि एग्जाम वाज डिफिकल्ट। नहीं, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सर उसके बाद ये हो गया हमारा वेटेज, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन हमारा आना ही आना है, ठीक है जी। जब सर बैंकिंग कंपनी की बात कर रहे हैं तो सर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर बैंक, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम एक पर्टिकुलर बैंक की बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप लोगों को क्या लगता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक छोटा बैंक है कि एक बड़ा बैंक है, ठीक है सर, इट इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या सर मुझे उस पूरे एसबीआई के अकाउंट्स बनाने हैं, नहीं डियर, हमें ना अकाउंट्स में एसबीआई के अकाउंट्स नहीं बनाने, एसबीआई की एक पर्टिकुलर ब्रांच, फॉर एग्जांपल मैंने कहा हिसार ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिसार ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट्स बनाने हैं। यानी मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांच लेवल पे काम करना है कि एक ब्रांच कहां से बेसिकली इनकम ले रही है और बेसिकली वो कहां पर अपना पैसा खर्च कर रही है। जैसे ही मैंने इनकम माइनस एक्सपेंस किया सर, नेट प्रॉफिट विल बी डिराइव्ड, और फिर बैलेंस शीट तो सर वही बननी है कि एक तरफ लाइबिलिटीज होने वाला है और एक तरफ क्या होने वाला है, एसेट्स।
तो बैंकिंग कंपनी के अंदर मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच, पर्टिकुलर बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच के अकाउंट्स मुझे बनाने होंगे इस चैप्टर में, तब भी चैप्टर का नाम रख दिया गया क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, अब मैं अगर अपने चैप्टर को कंफर्टेबली, जहां पर भी लेंथ वाला पोर्शन आता है, जहां पर भी लेंथ वाला पोर्शन आता है, वहां पर अगर आप राइटिंग वर्क करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, राइटिंग वर्क करेंगे, देन इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू रिवाइज द चैप्टर, टू रिवाइज द चैप्टर। चैप्टर को ना रिवाइज करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। देखिए अभी मैं करवा रहा हूं, आप साथ साथ में करेंगे तो ये चैप्टर हमें आसान लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिनको हम अगर एक बार मैंने करवाया, एक बार आपने कर लिया ना, तो चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ क्या होने वाला है, जब मैं इस चैप्टर को रिवाइज करने जाऊंगा ना, तब विदाउट नोटिंग मुझे उसको रिकॉल करने में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज्यादा लिखने के ऊपर ना विश्वास करेंगे। ठीक है, क्या होगा, नोटबुक फिल हो जाएगी, एक बार लिखेंगे तो कम से कम एक बार मैंने बोला आपने सुना, एक बार आपने लिखा उस टाइम हमारे माइंड में गया, तो इसका मतलब हमारे माइंड में ना वही चीज जब 3 से 4 बार जाएगी तो उसको रिटेन रखना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम हल्का फुल्का राइटिंग वर्क के साथ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपने ना सारे कंसेप्ट को करना है इस चैप्टर के। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को कि क्या होने वाला है। चलो जी, बैंकिंग कंपनी। अगर आप एक्ट की बात करेंगे तो कौन सा एक्ट लग जाएगा सर, इसके ऊपर लग जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जब जब हम सर इस चैप्टर में बैंकिंग कंपनी की बात कर रहे हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में बड़ा इंप्लाइड है, ये हमारी एजम्पशंस हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी ये बात लिखवाने की। चलो जी, जब भी इस चैप्टर में मैंने बैंकिंग कंपनी का नाम लिया तो इसका मतलब सर इंप्लाइड है क्या कि हम ना कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक जो बेसिकली क्या है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना, आप कोऑपरेटिव बैंक है, आप ग्रामीण बैंक है, आप रूरल बैंक है, आप एग्रीकल्चर बैंक है, किसी भी काइंड के बैंक हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप कमर्शियल बैंक है ना, तो वहां पर आपका जो सोल पर्पज है वो है क्या, प्रॉफिट कमाना। और ये बैंक प्रॉफिट कहां से कमा रहे हैं, ये बैंक प्रॉफिट कमा रहे हैं बेसिकली उस स्प्रेड से, लोन देने की इंटरेस्ट रेट और लोन लेने की इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस से बैंक क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं। इट मींस बैंकिंग कंपनी, यानी देखो कंपनी तो है सर, तो लेकिन रजिस्टर्ड कहां पर है, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेकंड टाइम, बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी बेसिकली हु परफॉर्म्स 2 बेसिक फंक्शंस। दो जो बेसिक फंक्शन है इसके वो क्या है, ये सर हम कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा सर, एक बार भी नहीं या 2 या 3 बार पढ़ा होगा। तो पहला उसमें क्या था सर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पहला उसमें क्या था हमारे पास, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और सेकंड क्या था, सेकंड हमारे पास था ग्रांटिंग मनी या ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है ना, ये सब देखिए हम ना कोई इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं व्हाट इज बैंक, हम अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। अब उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि आपको उस एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, शेड्यूल्ड है नहीं शेड्यूल्ड है, बहुत ज्यादा मुझे डीप जाने की जरूरत नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर है सर, इसको किसी भी तरीके से ना आप कॉम्प्लिकेटेड बनाना अफोर्ड नहीं करेंगे आज। तो बैंक क्या है सर, हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या है, बेसिकली कमर्शियल बैंक है वो जो पैसा आपका डिपॉजिट जो लोगों की है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ग्रांटिंग लोन्स। सर इन बातों का ना अब यहाँ तो छोटा सा मीनिंग है, आपने इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ा होगा, एक बार उसको डिस्कस करने का जरूरत है, क्योंकि अगर आपने उसको डिस्कस नहीं किया ना तो कल को फिर इसके फाइनल अकाउंट बनाने में हमें दिक्कत आने वाली है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अगर आप फॉर्म्स की बात करते हैं, किस किस तरीके से बैंक हमारा जो एक्सेसिव डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो सर उसका जो पहला पार्ट होएगा वो होने वाला है सेविंग अकाउंट्स। इन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, इन चीज़ों की आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 1 सेविंग अकाउंट्स, नंबर 2 करंट अकाउंट,
नंबर 3 करंट अकाउंट के बाद आप देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नंबर 4 रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नंबर 4 क्या? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और नंबर 5 क्या? नंबर 5 होम सेफ सेविंग। ठीक है जी, सबके नाम सुने सुने से लग रहे हैं। सेविंग अकाउंट, कितनी बार भी मैं बैंक में पैसा जमा करवाऊं, मैं बैंक से पैसा निकालूं, हम सबका लगभग बैंक में सेविंग अकाउंट होता है। पहले तो देयर आर नो सच रेस्ट्रिक्शंस, आप सेविंग अकाउंट में कितनी बार भी पैसा जमा करवाएं, कितनी बार भी पैसा निकलवाएं, ठीक है ना। जब तक ये बात थी ना, तो मेरी भी बैंक में कम से कम महीने में 50 ट्रांजैक्शन हो जाती थी, 10-20 बार पैसा जमा करवाने की, 30-40 बार पैसा निकलवाने की। क्यों? बिकॉज देयर वर नो सच ट्रांजैक्शन चार्ज। लेकिन अभी पिछले सालों से क्या हुआ, उन ट्रांजैक्शंस, एक्सेसिव ट्रांजैक्शंस को देखते हुए ना, आरबीआई ने एक सर्कुलर मार्केट में इशू किया और इसमें क्या बोला कि अगर आप मोर देन 4 पर मंथ अगर आप मोर देन 4 ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉल प्लस डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन मोर देन 4 करते हो ना, तो यू हैव टू पे ट्रांजैक्शन चार्ज। और ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज है ये बेसिकली 150 to 200 डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक्स, ठीक है ना। तो सेविंग अकाउंट वो अकाउंट था, कितनी बार भी पैसा जमा करवाओ, कितनी बार भी पैसा निकालो, लेकिन अब आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको चार्ज देना पड़ जाएगा, वो अलग बात है। सेविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो बेसिकली मेरा क्या रहता था? लो रहता था। करंट अकाउंट सर बेसिकली बिजनेसमैन ऑपरेट करता है, वेरियस ट्रांजैक्शन उनको करना होते हैं, दे हैव टू डन स्पीडी ट्रांजैक्शंस, उस स्पीडी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया गया विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट। तीसरा एफडी, बेसिकली हम सब जानते हैं सर एफडी क्या है। चौथा क्या होगा? आरडी। जैसे एफडी था, एफडी में पैसा एक साथ हमने डाल दिया, आरडी में हमने छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट बना ली, से 5000 पर मंथ और 36 इंस्टॉलमेंट, तो ये हो गया सर मेरा आरडी। एफडी के ऊपर बैंक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है। और लास्ट क्या हो गया? होम सेफ सेविंग। ये घरों की छोटी मोटी सेविंग को प्रमोट करने के लिए बैंक वालों ने क्या रख दिया? घर घर जाके गुल्लक रखने स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना, ताकि जो फीमेल फैक्टर है वो डेली जो भी उनको पैसा मिलता है सब्जी के लिए, दूध के लिए, किराने के लिए, उसमें से कुछ पैसा बचाएं और उस गुल्लक में डाल दें। और एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक वाले आपके घर आएंगे, गुल्लक को खाली करेंगे, आपके सामने पैसे गिनेंगे और जाके आपके अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सर बैंक बेसिकली इस तरीके से आपके पास जो एक्सेसिव पैसा है उसको क्या करता है? डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। सर अब ये वाली बात इस चैप्टर में मैं आपको बाद में नोट डाउन करवा दूंगा, फॉर द टाइमिंग आप समझ लीजिए। अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं सिंपल सी बात, इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो इंटरेस्ट है, इन ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एक बैंक को, सर ऐसे कौन बैंक बनाता है? भाई ये हमारा बैंक है और हमारा बैंक ऐसे ही बनेगा, किसी को दिक्कत है तो अपना बना लो, ठीक है ना, अदरवाइज हमारा जो बैंक है भाई वो ऐसा ही बनेगा, क्योंकि अपने को ड्राइंग के नाम पे यही चीज आती है बस, ठीक है, डन। तो बैंक को मिलेगा या पे करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। इतना सा सोच के बता दो कि इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बैंक को मिलेगा या बैंक को पे करना पड़ेगा। कम बख्तो उल्लुओ, इतना देर लगाओगे इसको भी सोचने में। सर जब हमने पैसा बैंक में डाला हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इन अकाउंट्स के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? जिन्होंने ये अकाउंट ओपन किए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहां से हमारा जो आंसर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया कि इन अकाउंट्स के ऊपर आपको या बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? कस्टमर को, जिनके ये अकाउंट्स है। तो अब एक बात बताएं ना आप, बैंक है तो बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या होने वाली है? इंटरेस्ट। जिस दिन मैं आपको कहूंगा, आज नहीं कहूंगा भाई, 3 से 4 दिन बाद कहूंगा, जिस दिन मैं आपको कहूंगा क्या कि इनका प्रॉफिट लॉस बना दो, इनका बैंक का, किसी भी बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच का प्रॉफिट लॉस बना दो, तो आप लोग कंसीडर करें। तो जब भी मैं कह दूंगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन आरडी अकाउंट, होम सेफ सेविंग, जिस दिन भी मैं आपको ये ट्रांजैक्शन बोल दूंगा तो बताओ यू हैव टू डिटरमाइन, क्या आपको ये बात डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ये इनकम है कि खर्चा है? अरे सर बिल्कुल। जिस दिन भी मैं आपको कह दूंगा ना इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट और पीएल में डाल दो, तो भाई आप पीएल में डालने के लिए
ये तो सोचोगे ना कि इंटरेस्ट ऑन एफडी बैंक के लिए खर्चा है कि बैंक के लिए इनकम है, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है सर, क्वाइट ऑब्वियस सी बात, ये बैंक के लिए क्या है, खर्चा। इसीलिए मैंने ना आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की फॉर्म बताई कि कल को आपको ना याद रखने में आसानी हो जाए। इन चीजों के ऊपर अगर इंटरेस्ट होगा, इन चीजों के ऊपर अगर इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली से इट इज द एक्सपेंसेस फॉर द बैंक। चलो जी सेकंड टाइम की बात करते हैं। होप सो आपने ये साथ साथ में नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। उधर तो आप मुझे स्टॉप करवा देते थे कि सर अब भी नोट नहीं किया है, अब भी ऐसी सचेज कोई फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए साथ साथ में नोटिंग जरूर कर लें और साथ साथ में समझने का काम भी कर लें। चलो जी ठीक है, बाय एज्यूमिंग दैट कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम चलते हैं सर ग्रांटिंग लोन्स की तरफ, हम चलते हैं ग्रांटिंग लोन की तरफ। अब किस किस को ये लग रहा है कि सर हम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं। अरे भाई कोई ना, कुछ और पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, स्टार्टिंग तो हुआ किसी काम का, चलने दो, ठीक है ना। ग्रांटिंग लोन्स क्या लगता है, ग्रांटिंग लोन्स के जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। चलो जी सबसे पहला टर्म लोन सर, सबसे पहला क्या, टर्म लोन। सेकंड टाइम अगर आप बात करोगे तो क्या, टर्म लोन के बाद हो जाएगा कोई भी होम लोन, सीसी लिमिट, सीसी लिमिट, ठीक है जी। उसके बाद आप बात करेंगे तो एनी काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, उसके बाद बिल डिस्काउंट, उसके बाद क्या होगा, बिल डिस्काउंट। याद है ना आपको, अरे बिल डिस्काउंट तो सर इसको कैसे भूल सकते हैं बताओ, +1 में हमारे पीछे पड़ा था ये बिल डिस्काउंट, +1 में हमारे पीछे पड़ा था क्या, बिल डिस्काउंट, बिल लिखना, बिल डिस्काउंट करवाना। सर फिर सीए फाउंडेशन में आ गया और उसके बाद अब कम वक्त उल्लू सीए इंटर में भी आ गया क्या, बिल डिस्काउंट। क्या लगता है बैंक आपको लोन देता है कि नहीं देता। जब मैं एक बिल लेकर बैंक के पास जाता हूं डिस्काउंट करवाने के लिए, जब एक बिल लेकर मैं बैंक के पास जाता हूं डिस्काउंट करवाने के लिए, तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख के कंपैरिजन में मुझे 98,000 99,000 एज द केस में बी, बोलो मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा। सर ऑब्वियस सी बात है देगा। तो बैंक मुझे लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। उसके अलावा सर बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके अलावा क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए सर बैंक कितने तरीकों से मुझे पैसा दे सकता है, टर्म लोन, होम लोन, सीसी लिमिट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बिल डिस्काउंट कर देगा मेरा, मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट दे देगा, मुझे और भी 100 तरीके से लोन दे सकते हैं सर। इन तरीकों में जो मैंने नहीं लिखा है ना, उसके अलावा भी अगर कोई नया टर्म आया तो आपको साफ साफ शब्दों में फिर भी पता चल जाएगा कि सर ये बैंक हमें ना किसी तरीके से क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। अब आप वापिस से समझें, इन सब के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे इस बैंक को, कौन सा बैंक है ये है सर एसबीआई की हिसार वाली ब्रांच, एसबीआई की हिसार वाली ब्रांच। अगर हिसार की एसबीआई हिसार वाली ब्रांच लोगों को टर्म लोन दे रही है, होम लोन दे रही है, लोगों की सीसी लिमिट, होम लोन टर्म लोन फिक्स टाइम पीरियड के लिए हो गया सर, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। होम लोन आप जानते ही हैं सब। सीसी लिमिट सर बिजनेस के लिए बना दिया। सीसी लिमिट का पूरा नाम क्या होगा, कैश क्रेडिट लिमिट। सीसी का पूरा नाम क्या होगा सर, कैश क्रेडिट लिमिट। थोड़ा सा आप इसको डिटेल से देख लेंगे। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन हम समझते हैं सर, बिल डिस्काउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए किसी भी तरीके से कोई नई टर्म ये सर नहीं है। तो इन 6 चीजों के ऊपर, 7 चीजों के ऊपर जब जब इंटरेस्ट की बात आएगी, जब जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो ये बता दो ये बैंक को रिसीव होगा या बैंक को पे करना पड़ेगा, या बैंक को पे करना पड़ेगा। तो सर क्वाइट ऑब्वियस सी बात है क्या कि सर ये बैंक को क्या होगा, रिसीव। भाई बैंक ने लोन दिया है तो लोन के ऊपर क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप एक बैंकिंग का मतलब देखने की ट्राई कर रहे थे कि बैंक सर कोई भी ऐसी कंपनी जो बेसिकली 2 काम करने के लिए परमिटेड है बाय आरबीआई, उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे बैंकिंग। लोगों का पैसा लिया जाएगा तो इस नाम से, जब जब लोगों का पैसा लिया जाएगा तब तब उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जब जब इंटरेस्ट दिया जाएगा तो पीएल में खर्चा बन जाएगा। जब जब लोगों को पैसा दिया जाएगा, जब जब लोगों को पैसा
दिया जाएगा तब तब उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, और जब जब उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा तब तब उसे इनकम माना जाएगा। चलो जी, उम्मीद करता हूं क्या अभी तक की सारी बातें आपको क्लियर है। क्यों क्लियर है? ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, अरे भाई ऐसा इसलिए क्योंकि सारी बातें अपने को पहले से ही बता दी। चलो भाई, यानी अभी मेरा टेस्ट होना तो बाकी है, क्या मैंने आपको आज अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? चलो जी, चेक कर लेंगे बाद में। डन, मान लो आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद की बात की जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, ये लो कोई जल्दी नहीं है साहब, बड़ा धीरे और सिंसियर तरीके से अपने को अपना सिलेबस कवर अप करना है। चलो जी, सेकंड टाइप क्या होना चाहिए सर? जैसा कि लेंथी टॉपिक था ना, तो हम एक बार क्या करते हैं, आप मेरे साथ ना एक बार लिस्ट बना लें, लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टू बी कवर्ड। और जिस दिन ये लिस्ट अपनी ओवर हो जाएगी ना साहब, इस लिस्ट में सारी काम लिख दूंगा, चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे वो इररेलिवेंट हो। क्यों? आपा ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि रेलिवेंट कराना है, आपा आपको सारा करवा देंगे, ठीक है ना, रेलिवेंट भी और इररेलिवेंट भी। हाँ, आप सीक्वेंस देख सकते हैं। चलो छोड़ो सर, सीक्वेंस भी छोड़ो, आप फटाफट से बस ये बता दो कितने टॉपिक ऐसे हैं सर इसमें जो हमें कवर करने हैं, और वो टॉपिक कवर करते ही हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे हमारा चैप्टर जो है भाई वो हो गया है OVER। चलो जी, मान लो ये 8 के 8 टॉपिक, 7 है 8 है, मैंने वैसे ही लिख दिया, कोई काउंट करके नहीं लिखा। मान लो ये 7 के 8 टॉपिक आपके ओवर हो गए, तो आपका चैप्टर क्या हो गया, ओवर। अब किस किस को लगता है कि सर चैप्टर ओवर हो गया? नहीं लगता क्या किसी को भी? चलो जी, तो बना दो सर फटाफट से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने होंगे? सर पहला टॉपिक जो मुझे कवर करना होगा वो मुझे करना होगा बिल डिस्काउंट ट्रीटमेंट, बिल डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सर इसमें इतनी क्या बड़ी बात है कि अपन ने इसको टॉपिक का नाम दिया? भाई इसमें टॉपिक की बात है, इसीलिए अपन ने इसको ना एक अलग से सेपरेट टॉपिक बना दिया कि बिल डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से एंट्री पास होनी चाहिए, किस तरीके से एंट्री पास होनी चाहिए। सर 3 सालों से बिल डिस्काउंट की एंट्री तो हम कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ, तुम 3 सालों से, 4 सालों से, 2 सालों से बिल डिस्काउंट की एंट्री कर रहे हो, लेकिन हमेशा आपने जो एंट्रियां की है ना, हमेशा वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। इसीलिए पहली बार आप जो आज एंट्री करेंगे ना, वो किसके हिसाब से करेंगे, वो बैंक के हिसाब से करने हैं। अब मेरा जो सारा फोकस है ना, अब मेरा जो सारा फोकस है वो शिफ्ट हो गया है कहाँ, अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी, अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी। चलो जी, सेकेंड टाइम बिल फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शंस, ठीक है ना। हमने शायद जब जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर किया है, चाहे +1 में किया हो चाहे फाउंडेशंस पे किया हो, वहां हम देखते थे कि सर 4 तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, सेकंड टाइम अराउंड डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक, थर्ड टाइम अराउंड एंडोर्समेंट ऑफ द बिल टू द एंडोर्सी, और फोर्थ टाइम सेंडिंग द बिल्स फॉर कलेक्शन। आप एक अकाउंट ओपन करते थे, अगर आपको ध्यान आया हो, क्या बिल सेंट फॉर कलेक्शन याद आ गया हो तो देखो भाई, नहीं आया हो तो कर लेना, तुम्हारा ही टाइम है, कितनी देर में भी याद करो, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल सेंट फॉर कलेक्शंस, ठीक है ना सर, वही अकाउंट है बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। चलो जी, आप लोगों को मैंने 1 मिनट का टाइम दिया, आप ये बता दें बिल फॉर कलेक्शन बैंक के लिए एसेट्स है या बैंक के लिए लाइबिलिटी है, बैंक के लिए खर्चा है या बैंक के लिए इनकम है। अपने अपने आंसर आप ना नोटबुक में लिखें बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी से। कोई भी एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपका कुछ मन करता है ना, वो नाम आप उसे दे दें और बताएं कि आपने अपनी अपनी नोटबुक में लिख लिया है या नहीं लिख लिया है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं लिख लिया। चलो, अब जिस दिन आप आज तो कवर नहीं करेंगे, जिस दिन आप इसको कवर करेंगे ना, उस दिन आप देखना ये बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या है और कैसे बनेगा। थर्ड टाइम बात करते हैं सर, थर्ड टाइम हमें इस चैप्टर में क्या बात करनी है? थर्ड टाइम हमें बात करनी है सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड इट्स प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट।
एंड इट्स प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। अरे वाह सर वाह। एंड इट्स प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। देखिए ना, बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है? लोन देना। और सोचें आप किस देश में काम कर रहे हैं? आप इंडिया में काम कर रहे हैं। यहां पर लोगों को उधारे पैसे देने का मतलब भाई रिस्क तो तगड़ा है साहब कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, खुद का ही पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। जबरदस्त वाला रिस्क है सर इस बात में, जबरदस्त वाला रिस्क। ठीक है ना। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो एक बार मुझे पैसे उधारे दे के देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितना रिस्क है इस बात में और कितना रिस्क नहीं है। लेकिन सर आप सोचें कि बैंक का तो काम ही क्या है? बैंक का तो काम ही है पैसे उधारे देना। तो उसी लिए ना बैंक को टाइम टू टाइम अपनी एसेट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है, वेदर इट इज ए परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग। सर टॉपिक आप आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, टुडे वी आर डिस्कसिंग द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। आप सोचें आप एक छोटे से सोल प्रोपराइटर हैं, मान लिया जाए क्या कि आप एक छोटे से सोल प्रोपराइटर हैं, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट बनाने की बारी आई और आप अपना अकाउंटिंग एस्टीमेट बीच में लाते हैं और उस अकाउंटिंग एस्टीमेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? प्रोविजन बनाने की ट्राई करते हैं कि इतना पैसा डूब सकता है। छोटी सी बैलेंस शीट, छोटे से डेटर, छोटा सा पैसा लेना है, उसमें से भी आपने प्रोविजन बना दिया। तो कंसीडर द बैंक। सर कितने हजार करोड़ रुपए का लोन चल रहा है, अंदाजा भी नहीं है अपने को। छोटी सी ब्रांच का भी हजारों करोड़ में एडवांस होता है। ठीक है ना। अब आप समझे सर, इतने हजार करोड़ के एडवांस के बाद क्या बैंक वालों को डर नहीं लगता होगा क्या कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो सर इसीलिए बैंक वाले भी ना अपने अलग से रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस को यूज करके क्या बनाते हैं? प्रोविजन। और यही हमें समझनी है। यू कैन से इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़े ध्यान से केयरफुल तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि क्या प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है, हाउ टू क्लासिफाई द एसेट्स इनटू परफॉर्मिंग वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग, इनटू परफॉर्मिंग वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग। फोर्थ कैटेगरी की बात की जाए सर, उसके बाद क्या समझने हैं? इनकम रिकॉग्नाइजेशंस। इनकम रिकॉग्नाइजेशन कि व्हेन टू रिकॉग्नाइज्ड, क्या क्वेश्चन राइज होएगा? क्वेश्चन राइज होएगा सर व्हेन टू रिकॉग्नाइज। अरे वाह, व्हेन टू रिकॉग्नाइज कि कब इनकम को इनकम मान लूं। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज तक हमने जिंदगी में दो तरीके के कंसेप्ट पढ़े हैं, या तो कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ने बोल दिया पैसा मिल गया तो इनकम मान लो, नहीं मिला तो मत मानो। एक्रूवल ने बोल दिया भाई चीज ड्यू हो गई तो इनकम मान लो, मिलना या ना मिलना तो चलता रहेगा, कोई भी बड़ी बात वहां पर नहीं है। चलो जी, दोनों बेसिस मैंने देखा हुआ था। व्हेन टू रिकॉग्नाइज, अगर मैं कैश बेसिस को प्रेफर करता हूं तो व्हेन द कैश हैव बीन रिसीव्ड, और मैं ड्यू बेसिस को प्रेफर करता हूं तो क्या? व्हेन द अमाउंट हैव बीन ड्यू। लेकिन सर ये तो बैंकिंग कंपनी है, अपना ही नेचर है, अपना ही सिस्टम है, खुद के ही रूल है। तो इनका जो रूल है ना वो भी हम समझेंगे कि बैंक वाले सर इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बना रखा है कि बंदा बहुत बढ़िया होगा तो कुछ इस तरीके से, और बंदा थोड़ा घटिया होगा तो किसी दूसरे तरीके से मैं अपनी इनकम को क्या कर लूंगा? रिकॉग्नाइज कर लूंगा। उसके बाद चलो जी, बहुत ज्यादा नया नहीं है हमारे लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड गारंटी। चलो जी, बिल्कुल नया। देखो पढ़ा होगा आपने, हो सकता है आप लोगों ने बैंकिंग के अकॉर्डिंग भी पढ़ा हो, लेकिन फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक है इट शुड बी न्यू टॉपिक। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट और गारंटी। बैंक का बेसिक काम यही है, गारंटी देना, एक्सेप्टेंस करना, एंडोर्समेंट करना। समझेंगे सर किस तरीके से इनका अकाउंट बनाया जाए, किस तरीके से बैंक ये एंडोर्समेंट करता है, किस तरीके से बैंक किसी भी बात की हमें क्या देता है सर? गारंटी देता है। नया है, इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो बात होगी क्या? उसके बाद बात होगी सर, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि क्या हमें बनानी है सर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट।
क्या बनाना है सर? हमें बनाना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। सर देखिए चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बड़ा इंप्लाइड है क्या इंप्लाइड है? बड़ा इंप्लाइड है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। सेकंड टाइम बात की जाए सर, ये तो फिर जहां पर आएगा प्रॉफिट और लॉस, ये करण है, करण। अगर ये करण है तो ये अर्जुन है भाई। और आप इनको ना अलग अलग करने की ट्राई भी मत करना, कभी आप इनको अलग अलग करने की ट्राई भी मत करना। तो जब हम पीएल बना रहे हैं ना तो बैलेंस शीट तो साथ में बनानी ही बनानी पड़ेगी, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसमें किसी भी तरीके से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। इन बातों के अलावा क्या हमें कोई और बात भी समझनी है? अरे बिल्कुल ही समझनी है। चेक करें उसके बाद होगा क्या सर? उसके बाद जो होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। उसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ठीक है ना। पहले तो ये जो टर्म्स है ना बैंकिंग में, वैसे तो देखो बैंकिंग के लिए जो ये टर्म्स हमेशा यूजफुल रही है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, CAR रिक्वायरमेंट बोलते हैं आप इसको। क्या बोलते हैं? CAR रिक्वायरमेंट। चलो जी, बैंकिंग के लिए देखो ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, कभी आपने सुना हो तो टीयर 3 कैपिटल, नहीं सुना तो भी कोई नॉट ए बिग डील, लेकिन सुना होगा, चलो अच्छी बात है। तो बैंकिंग के लिए तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं ना तो ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट को यूजफुल सी नहीं लगती थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली ट्रेंड पे देखा गया है क्या कि ICI ना प्रेफर करता है कि बड़ा क्वेश्चन डालने की जगह, देखो दो ही बातें हैं, या तो मैं आपसे PL और बैलेंस शीट बनवा लूँ साहब, PL और बैलेंस शीट बनवाने का मतलब एटलीस्ट 40 मिनट आपके लग गए, और जब आपके 40 मिनट लगते हैं ना तो फिर मुझे क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को देना पड़ता है, फिर 12 या 16 नंबर का क्वेश्चन मुझे आप लोगों को देना पड़ता है। तो अभी इंस्टीट्यूट ने ना थोड़ा सा ना अपना जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया है, और वो क्या चेंज किया है कि एक बड़ा क्वेश्चन देने की बजाय ना 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन दे दो, एक 8 का दे दो, एक 4 का दे दो, इस तरीके से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ लो। तो जब से ये वाला फॉर्म्स एप्लीकेबल हुए ना तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की जो इंपॉर्टेंस है ना वो कहीं ना कहीं क्या हो गई है हमारे पास सर? इंक्रीज हो गई है। तो सर बेसिकली दीज आर द टॉपिक्स, बेसिकली दीज आर द टॉपिक्स जो हमें ना अपनी क्लासेस में क्या करने हैं? कवर करने हैं एक एक करके। जिस दिन मेरे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिस दिन मेरे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उस दिन हम अपने इस चैप्टर को क्या मान लेंगे? ओवर मान लेंगे। चैप्टर की अगर आप लेंथ की बात करते हो ना तो आप अपने स्टडी मैट को देखना, क्या स्टडी मैट में भी जहां तक मुझे लगता है ना 6 यूनिट चैप्टर 1 है, और उसके अंदर भी ना उन्होंने जैसे 6, आप अगर इसको एक चैप्टर मान लें, हर एक बात को एक चैप्टर अगर आप मान लें, यूनिट मान लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे आपने यहाँ पर ना 8 पॉइंट्स को मेंशन आउट कर दिया है, तो उसमें से क्या होगा? वहां पर 6 यूनिट हमारे ICI ने भी बनाया हुआ है। 6 की 6 यूनिट्स को एक साथ रिकॉल करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे? आप ना 6 के जो भी बेसिक पॉइंट्स होंगे उनको अपनी नोटबुक के ऊपर ना राइट डाउन करके छोड़ देंगे, और जैसे अपन ने उसको राइट करके छोड़ दिया ना तो कल को रिवीजन करने में अपने को क्या होगी? आसानी होगी। चलो जी, अब अगर आप इंपॉर्टेंस की बात देखें कि सर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इन यूनिट्स के अंदर, तो वो आप देखते हैं। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो। चलिए जी, तो अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने वैसे पहले यहाँ पर मेंशन करने की ट्राई कर दी थी इस बात को कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा नया होगा कि किस तरीके से बैंक अपनी एसेट्स को क्लासीफाई करता है, स्टैंडर्ड में, देन सब स्टैंडर्ड में, देन डाउटफुल में, देन लॉस एसेट्स में, सारी बातें हमें समझनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारा प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट्स का, ठीक है ना। कुछ शेड्यूलिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी, शेड्यूल्स देख लेंगे एक दिन। बेसिकली तो 1 to 18 शेड्यूल्स होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में एप्लीकेबल होते हैं ना वो केवल 16 शेड्यूल्स होते हैं, 16 शेड्यूल, जिसमें से पहले 12 जो शेड्यूल्स है ना वो हमारी बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करते हैं, और 13 to 16 के जो शेड्यूल्स हैं वो हमारे PL की आइटम को क्या करते हैं?
पीएल आइटम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, ये शेड्यूल विद नाम, साथ में इनके नाम के साथ ना ये हमें याद करने पड़ते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो 16 के 16 के नाम आपको बताए जाएंगे, उनके अंदर क्या क्या आइटम को मेंशन आउट करना है वो आपको बताया जाएगा, और याद आपको देखो रखना ही रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में ना जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, सर 16 शेड्यूल, पहले तो यू हैव टू प्रिपेयर 16 शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 तो लेके 16 तक, और फिर उनको रीअरेंज करना इन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर। उसके बाद कहीं जाके बैलेंस शीट मैच हुआ तो पता चला ठीक है, और अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत। और जब एक बार क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो सर फिर ये नहीं समझ आएगा कि 16 शेड्यूल में से सर कौन सा शेड्यूल गलत हुआ है। तो इसीलिए क्वेश्चन सारे टॉपिक आसान है, एक बार में ही आपको समझ आ जाएंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको समझाया और आपको समझ ना आए। अगेन रीजन वही है, सर आसान है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, क्या पता पढ़ा दूं, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल भी आपको पढ़ाता हूं ना, तो आपको सारे टॉपिक्स पहली बार में क्या हो जाएंगे, इजिली तरीके से समझ आ जाएंगे। और उसके बाद क्या, और फिर हमें बस प्रॉपरली उसको रिकॉल करना है। तो आज तो हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज टाइम हमें इतना ही अलो कर रहा है कि अगर अभी कोई टॉपिक स्टार्ट किया तो 5 मिनट में वो ओवर नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है सारे टॉपिक के ऊपर अपने को एक एक क्लास लग जाए, लेकिन अगर अपनी ऐसी 8 क्लास भी लगती है ना, तो आप ये माने आपका जो चैप्टर है ना, वो परफेक्शंस की तरफ क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। तो क्वेश्चंस को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप ना ऑनलाइन में केवल और केवल स्टडी मैट को, वी आर कवरिंग ओनली द स्टडी मटेरियल्स, और स्टडी मटेरियल ना वैसे कुछ हद तक इनफ है इस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए कि सर चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। चलो जी, तो कल से आप अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या होगा, बिल डिस्काउंट, हाउ टू ट्रीट बिल डिस्काउंट, कैसे बैंक को उसका इनकम ट्रीट करना चाहिए, क्या क्या सर प्रॉब्लम्स मुझे अराइज होती है। तो आप उम्मीद करेंगे कि कल से जब भी आप एडवांस काउंट की क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप लोग अपने स्टडी मटेरियल्स के साथ उसको एक्सेस करेंगे, और साथ साथ में आप इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो जी, तो ये आज की अपनी क्लास के लिए इट वाज वेरी वेरी बेसिक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक अपने को बनाना है, बैंक क्या काम करने वाला है, बेसिकली 2 काम, उससे आपको क्या होने वाली है, कुछ इनकम होने वाली है, कुछ खर्चा होने वाला है, और उन्हीं के डिफरेंस में आपको प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होने वाला है। तो आज की क्लास को इन्हीं वर्ड्स के साथ आप एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अगर आपके एडवांस काउंट के का पहला लेक्चर है जो आप तक डिलीवर हो रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आया हो। और इसी बात के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अब से हमारे एडवांस काउंट का शुभारंभ हो गया है, और अब पापा इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू इसको रखेंगे, सो दैट टाइमली आप अपने सिलेबस को क्या कर सके, ओवर सके। इन्हीं वर्ड्स के साथ आज के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल टू वॉचिंग दिस वीडियो।